पहले बड़ी खबर अयोध्या से। रामपथ निर्माण में लापरवाही पर एक्शन हुआ है। पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए हैं। अधिशासी अभियंता समेत 3 सस्पेंड। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, जहां अधिशासी अभियंता के साथ 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है। अधिशासी अभियंता ध्रुव अग्रवाल सस्पेंड, एई और जेई भी सस्पेंड। ये देखिए तस्वीरें, रामपथ निर्माण में लापरवाही बरती गई, बड़ा सा गड्ढा यहां पर हो गया, आप देख सकते हैं। इससे लोगों को काफी दिक्कतें हुई। इसके बाद एक्शन हुआ है, क्योंकि वीडियो भी काफी वायरल हुआ था इससे पहले। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तब की, जब ये वीडियो वायरल हुआ था। यहां पर गड्ढा नजर आया था। हालांकि एक्शन हुआ है रामपथ निर्माण में लापरवाही पर। पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर सस्पेंड, अधिशासी अभियंता समेत 3 सस्पेंड हुए हैं। ध्रुव अग्रवाल सस्पेंड, एई और जेई भी सस्पेंड। संकेत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गया। संकेत, ये तस्वीरें वायरल हुई जिसके बाद अब जाकर ये बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या जानकारी? बिल्कुल जाहिर सी बात है, रामपथ के जो निर्माण में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद कलई खुल गई उन जिम्मेदार लोगों की जो वहां पर तैनात थे, और उनके ऊपर अब प्रमुख सचिव ने सख्त कार्रवाई की है। प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी ने, और इनमें जो अधिशासी अभियंता हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के ध्रुव अग्रवाल, उनको निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा एई को, अनुज को निलंबित किया गया है। वहीं जेई को भी निलंबित कर दिया गया है। यानी कि पीडब्ल्यूडी विभाग के जो जिले में जिम्मेदार अफसर 3 ही महत्वपूर्ण होते हैं, अधिशासी अभियंता, उसके बाद एई और फिर जेई, तीनों निलंबित कर दिए गए हैं। ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों का असर और उनकी सख्ती का असर ही देखने को मिल रहा है। जो तत्काल कार्रवाई हुई इस पूरे मामले में, और ये तीनों निलंबित कर दिए गए हैं। और यही नहीं, जो निर्माण कार्य है उसे और दुरुस्त कराया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के तमाम इंजीनियर वहां पर जुटे हुए हैं, और इसमें आगे कोई खामी ना हो उसको लेकर सावधानी बरती जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धर्मनगरी हरिद्वार जैसी ही दिल को झकझोर देने वाली खबर कानपुर से सामने आई। यहां पर एक नाबालिग बच्ची को अगवा करके उसके साथ 5 दिन तक घिनौनी हरकत की गई। आरोप है कि एक जिला पंचायत सदस्य के भतीजे ने बच्ची को अगवा किया, फिर दोस्त के साथ मिलकर बच्ची को बंधक बनाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल एक आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स गैंगरेप का आरोपी है। हैरत की बात है कि न चेहरे पर शिकन, न किए का पछतावा। कानपुर में नाबालिग को बंधक बनाकर 5 दिन तक गैंगरेप की घटना सामने आई है। 40 दिन बाद 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले में जिला पंचायत सदस्य के भतीजे को गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग के साथ चलती गाड़ी में गैंग रेप करने वालों के खिलाफ 40 दिन बाद अधिकारियों के निर्देश के बाद बिठूर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपी जिला पंचायत सदस्य का भतीजा बताया जा रहा है। वहीं दूसरा आरोपी फरार है। अगर पुलिस अधिकारियों के माने तो जल्द दूसरा आरोपी भी सलाखों के पीछे होगा। मगर इन सब के बीच क्षेत्र में इन लोगों की दहशत भी साफ तौर पर देखने को मिल रही। वारदात कानपुर के बिठूर थाना इलाके की है। दरअसल यहां रहने वाली महिला ने बताया कि उनकी 14 साल की बेटी 10 मई की दोपहर 12:30 बजे अपने बड़े पापा की दुकान पर जूस देने गई थी। वहां से लौटते समय लापता हो गई। काफी ढूंढने के बाद भी उसका पता नहीं चला। 15 मई की सुबह बेटी घर लौटी तो रोते हुए परिवार को आपबीती सुनाई। थाना बिठूर क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ 2 व्यक्तियों के द्वारा किए गए दुष्कर्म के संबंध में एक अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कराया गया है, और इसमें जो आरोपित 2 व्यक्तियों में से एक अंकित दिवाकर की गिरफ्तारी भी पुलिस के द्वारा की जा चुकी। पीड़िता के मुताबिक घर लौटते समय NLK स्कूल के पास काले रंग की कार में 2 लोग जबरदस्ती एक फार्म हाउस में ले गए, जहां श्यामू और अंकित नाम के आरोपियों ने कमरे में बंधक बनाकर कई दिनों तक दुष्कर्म किया। कई दिनों तक दरिंदगी का शिकार होती रही पीड़िता किसी तरह चंगुल से बचकर भाग निकली।
जिसके बाद बेटी के साथ हुई घिनौनी वारदात की शिकायत लेकर परिवार पुलिस के पास पहुंचा। बताया जा रहा है कि एक आरोपी का चाचा जिला पंचायत सदस्य है। अपने रुतबे और पहुंच का इस्तेमाल कर आरोपी पक्ष पीड़ित परिवार को 40 दिन तक प्रताड़ित करता रहा। हालांकि आरोपी ज्यादा दिन कानून से बच नहीं पाए। दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु स्थानीय पुलिस द्वारा टीम बनाकर लगातार उसकी तलाश की जा रही है, दबिश दी जा रही है। इसमें जो पीड़िता है उनका मेडिकल कराया जा चुका है और उनके दंड प्रक्रिया संहिता के 161 और 164 के तहत बयान कराए जा चुके हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आरोपी अंकित और श्यामू के खिलाफ गैंगरेप, धमकी और अन्य धाराओं के साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी अंकित को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि श्यामू की तलाश में पुलिस की 3 टीमें लगाई गई हैं। कानपुर से अमित गंजू, न्यूज़ 18। वाराणसी में 3 दिन से लापता एक बच्ची की लाश पानी की टंकी में मिली है। 13 साल की राधिका 26 जून की रात से घर से कुछ सामान लेने के लिए निकली थी, तभी अचानक से वो लापता हो जाती है। तो सवाल यही है कि बच्ची की हत्या आखिर किसने और क्यों की। तेरह साल की बच्ची मौत बनी मिस्ट्री। पानी की टंकी में कैसे पहुंची लाश। 3 दिन से लापता राधिका को परिवार ने कहां नहीं खोजा। घर, गली, शहर सब ढूंढ लिया, लेकिन 3 दिन बाद अपने ही घर की छत पर रखी पानी की टंकी में उसकी लाश मिली तो पूरे परिवार में मातम पसर गया। वाराणसी में 2 दिन से लापता 13 साल की बेटी का शव अपार्टमेंट की ही पानी की टंकी में मिला। पता तब चला जब अपार्टमेंट निवासी एक व्यक्ति को पानी से बदबू आई और वो टंकी चेक करने पहुंचे, तब उन्हें वो लाश दिखी। सूचना पर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और फॉरेंसिक ने इस पूरे मामले में तरह के सैंपल जुटाए हैं। माना जा रहा है कि लड़की की हत्या की गई है, उसके बाद लाश फेंकी गई। घटना वाराणसी के काशीराज अपार्टमेंट की है, जहां डेंटर और उनका परिवार रहता है। 26 जून की शाम 13 साल की राधिका घर से सामान लाने के लिए निकली थी, लेकिन घंटों बीत गए वो वापस नहीं आई। जब इंतजार करते करते हिम्मत जवाब दे गई तो परिवार ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन 3 दिनों तक पुलिस भी कोई सुराग नहीं तलाश पाई। आठ बजे रात से मेरी लड़की गायब थी। कितने दिन से? 3 दिन हो गया, आज तीसरा दिन है। और आज पता चला सुबह कि वो छत के ऊपर टंकी है, टंकी के अंदर है। कैसे जानकारी हुआ है वो? ये हमको किसी आदमी से जानकारी हुआ था हमारे घर में, हम तो सोए पड़े थे। 72 घंटे से अधिक का वक्त बीत जाने के बाद भी राधिका की कोई खोज खबर नहीं मिली। इसी बीच छत पर अचानक बदबू आने पर लोगों ने पानी की टंकी खोली, लेकिन पानी की टंकी में तैरती राधिका की लाश देखकर लोगों की चीख निकल पड़ी। फौरन पुलिस को इत्तला किया गया। उनका कहना है परिजनों का कि 26 तारीख से उनकी एक नाबालिग बच्ची है जो नहीं मिल रही है। उन्होंने भरसक प्रयास किया अपने पूरे शहर में ढूंढने का। जब उनको नहीं मिला तो कल रात को 8 बजे थाने पे गई है, उन्होंने शिकायत की है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके बाद आज जो है सूचना मिली है, काशीराम ये आवास है यहाँ पे, यहाँ का अपार्टमेंट है, उसमें जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने शिकायत की कि साहब यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। घटना के बाद फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए। इसके अलावा आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। आशंका है कि राधिका की हत्या की गई है, लेकिन सवाल ये है कि 13 साल की राधिका से किसी की क्या दुश्मनी होगी। कहीं रेप के बाद तो बच्ची को किसी ने नहीं मारा। इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है, मौके पे फील्ड नोट आई गई है और आसपास कैमरे दिखवाया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और इसमें 9 टीमें बनाई गई हैं, आसपास कैमरे दिखवा रहे हैं। और
क्या हुआ है वो पूरा पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाया। टंकी के अंदर जो है बच्चे की बॉडी मिली है और क्या एग्जैक्टली घटना है ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाया। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें घटना की जांच में जुटी है। जल्द ही सच सामने आएगा। वाराणसी से उपेंद्र त्रिवेदी की रिपोर्ट। और अब बात देहरादून के ट्रिपल मर्डर की कर लेते हैं। शांत से शहर में एक कातिल ने ऐसी खूनी साजिश रची कि ना कोई सुराग ना कोई शिनाख्त, लेकिन कातिल की तलाश में जुटी पुलिस के हाथ बस एक बस टिकट लगा और पूरे कत्लकांड की गुत्थी एकदम से सुलझ गई। देखिए रिपोर्ट। ट्रिपल मर्डर, अनसुलझी मिस्ट्री। एक बस टिकट और खुल गया कातिल का राज। कहते हैं कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, अपने पीछे वो कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। ठीक ऐसा ही एक सुराग देहरादून पुलिस के हाथ लगा जब वो ट्रिपल मर्डर की पड़ताल कर रही थी। एक बस का टिकट और तिहरे हत्याकांड का खुलासा। जी हां, देहरादून में हुई 3 हत्याओं मामले में पुलिस की अनसुलझी गुत्थी सुलझी तो सिर्फ और एक बस के टिकट से, जिसके बाद कड़ियां जुड़ती रही और पुलिस ने तिहरे हत्याकांड का खुलासा किया। बस टिकट की मदद से महज चंद घंटों की मेहनत के बाद पुलिस उस कातिल के सामने थी जिसने इस खौफनाक मर्डर की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर पुलिस को अंधेरे में धकेल दिया था। 25 जून 2024, पटेल नगर, देहरादून। पुलिस को खबर मिली कि पटेल नगर पेट्रोल पंप से आगे सूखे नाले से अजीब बदबू आ रही है। कॉलर ने मामले को संदिग्ध बताया था, लिहाजा पुलिस को वहां पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। लेकिन जैसे ही पुलिस ने मौका वारदात का मंजर देखा, होश फाख्ता हो गए। नाले में एक महिला और 2 बच्चों की लाश पड़ी थी। पुलिस के सामने 3 लाशें थी और एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी। कूड़े के ढेर के नीचे दबे महिला और 2 मासूम बच्चों के सड़े गले शव को देख के पुलिस समझ चुकी थी कि कहीं न कहीं ये एक हत्या है। लेकिन ये हत्या किसने और क्यों की, इस पर पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो गए। पुलिस ने तिहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए मौका वारदात पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। शाम तक पुलिस के सामने ये बात भी साफ हो गई कि तीनों शव एक ही परिवार से हैं और तीनों का आपस में मां और बच्चों का रिश्ता है। पुलिस की अलग अलग टीमों ने जिले के आसपास के सभी थानों और आसपास के जिलों, खास तौर पर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर में महिला और उसके बच्चों की गुमशुदगी के बारे में कोई खबर और इत्तला लेने की कोशिश की, मगर ये कोशिश नाकाम रही। लेकिन जल्द ही एक बड़ी लीड पुलिस के हाथ लगी। सर्च ऑपरेशन किया गया और फोरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, तो वहां पर एक बॉडी और महिला की रिकवर हुई थी जो कूड़े के अंदर दबा के रखी गई थी। काफी सारा कूड़े का ढेर था वहां पर दबा के रखी गई थी। और इसके बाद यह घटनास्थल के निरीक्षण और जो वहां से कपड़े और अन्य सामान जो बरामद हुआ था, उससे स्पष्ट हो रहा था कि एक ही फैमिली है और इसमें जो बच्चे हैं और जो मदर है वो कहीं ना कहीं एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं और इनको कहीं ना कहीं हत्या करके या इस तरह करके डंप किया गया है। मौका वारदात के आसपास सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को एक कुरियर कंपनी का नीले रंग का बैग मिला था। उस बैग में महिला और बच्चों के कपड़े के साथ कुछ और सामान भी था। आसपास की जगह खंगालने के दौरान पास की एक फैक्ट्री के नजदीक से रोडवेज बस का एक टिकट मिला था जो नहटौर यानी जिला बिजनौर से देहरादून का था। ये टिकट एक बालिग और एक नाबालिग का था। ये टिकट देखकर पुलिस का माथा ठनका, लिहाजा आसपास की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों से पूछताछ शुरू की गई। तो वहाँ पर एक रोडवेज बस का एक टिकट मिला था जो जिसके नंबर वगैरह घिस गए थे, लेकिन उस सीरीज को देखते हुए हमने सारे कॉम्बिनेशन पर जो उसको ट्राई किया और वो सीसीटीवी फुटेज बस स्टैंड के लिए, तो वहाँ पर वो महिला और बच्चे एक
संदिग्ध मोटरसाइकिल पर बैठ के जाते दिखाई दिए रात्रि में 10:30 बजे के करीब। जो उससे ऐसा क्लियर हो गया था कि इनको कहीं ना कहीं कोई मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गया। जो घटनास्थल था वहाँ पास ही में एक फैक्ट्री जहाँ पे 11-12 लोग काम करते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति वहाँ पर पूछताछ में हमारे था जो नेटौर बिजनौर का रहने वाला था। फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी से जब टिकट को लेकर पूछताछ की गई तो उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। पुलिस को हसीन की बातचीत पर कुछ शक हुआ, लिहाजा हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन पर दोबारा पूछताछ शुरू की गई। जरा सी सख्ती दिखाते ही वो टूट गया। हसीन ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वो महिला से छुटकारा पाना चाहता था, जिस कारण उसने महिला के साथ उसके दोनों बच्चों की भी हत्या कर दी। लेकिन अब सवाल था कि आखिर में हसीन क्यों महिला से छुटकारा पाना चाहता था और महिला के साथ बच्चों का क्या रिश्ता हसीन का था। आरोपी हसीन ने बताया कि मरने वाली महिला का नाम रेशमा था। तलाकशुदा हसीन पिछले 2 सालों से मृतक महिला रेशमा से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। रेशमा लगातार शादी का दबाव बना रही थी। इसी से बचने के लिए उसने खूनी साजिश बुननी शुरू कर दी थी। और इसके बाद जब उसकी कॉल डिटेल और अन्य पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस समस्त घटनाक्रम को अपने द्वारा करना बताया और साथ ही ये भी बताया कि उसका मृतिका के साथ काफी समय से संबंध था और उसका एक बच्चा भी अभी जो हुआ है रिसेंटली। और साथ ही साथ मृतिका चूंकि विडो है, उसने तलाक दे रखा है, वो बार बार उससे जिद कर रही थी देहरादून में अपने साथ रखने के लिए और साथ ही साथ खर्चे के लिए पैसे भी मांग रही थी, जिससे परेशान होकर वो काफी परेशान था। 23 जून की शाम रेशमा अपनी 15 साल की बेटी आयत और 8 महीने की बेटी आयशा के साथ ISBT देहरादून पहुंची, जहां से हसीन अपनी बाइक से रेशमा और उसके दोनों बच्चों को लेकर सीधा टिम्बर लीफ फैक्ट्री ले गया और रात में गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए आरोपी हसीन को जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।